आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 में जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव लाइफ प्रोसेस, है ना। ये आपको एनसीईआरटी बुक अगर आप यूज करते हो तो एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 6 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 6 में ये मिलेगा लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। इसी के हम लोग आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये जो जैव प्रक्रम है इसमें हम लोग को 4 टॉपिक को क्लियर करना है, 4 टॉपिक को एक ही साथ पढ़ना है। एक है आपका पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। तो हम लोग आज सिर्फ पहला टॉपिक को पढ़ाई करेंगे, पोषण, ठीक है। अगर हम एक ही वीडियो में चारों टॉपिक को पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा कि आप उतना देर बैठ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हम क्या किए हैं, वीडियो को 4 भाग में बांटे हैं। आज पहला भाग पढ़ेंगे पोषण, ठीक है। ऐसे इसका वीडियो पहले भी बन चुका है, ठीक है। उसका हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं। इसका पहले वीडियो बन चुका है जिसमें पूरा नोट्स लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इससे पहले जो भी जैव प्रक्रम का वीडियो बना चुके हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। उसमें जो जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर टॉपिक, ये सब टॉपिक तो मिलेगा ही, साथ में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन होता है वो भी उसमें है, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं वो भी उसमें है, ठीक ना। बहुत सारा उसमें ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना नोट्स तैयार कर लें तो इससे पहले जो जैव प्रक्रम का वीडियो हम बना चुके हैं आप वहां से उसको देख लीजिएगा और देख करके क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पोषण, ठीक है। ये शुरू करते हैं। इसको जानने से पहले देखिए हमको सजीव और निर्जीव को मालूम करना पड़ेगा कि सजीव होता कौन है, निर्जीव होता क्यों है, ठीक है। किसको हम सजीव बोले, किसको निर्जीव। तो आप मन में हंस रहे सर सजीव निर्जीव हमको नहीं पता है क्या, बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं सजीव कौन होता है, निर्जीव कौन होता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सजीव कौन होता है, निर्जीव कौन होता है। अगर आप छोटे से बच्चों से पूछो ना कि बाबू बताओ तो जरा सजीव किसको बोलते हैं, निर्जीव किसे, तो वही बोलेगा कि भैया सजीव उसको बोलते हैं जो सांस लेता है। सिंपली ऐसे बोलेगा कि जो सांस लेता है, जो भोजन करता है, ना, जो चलता फिरता है, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकता है, वो क्या कहलाता है, सजीव। और जो ये सब काम नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे, निर्जीव। क्लियर आया समझ में। सजीव किसको बोलेंगे, निर्जीव। क्लियर है। सजीव उसको बोलेंगे जो चल फिर सकता है, सांस लेता है, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकता है, नहीं ये क्या बोल सकते हैं, खाना खाता है, भोजन चाहिए उसको, वृद्धि करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो मर जाता है, तो वो सब सजीव हो गया। और जिसमें ये सब लक्षण नहीं पाया था उसको बोलते हैं निर्जीव। तो कोई पूछेगा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है तो बता दोगे ना, नहीं बता दोगे। एक तरफ आप लिखोगे सजीव, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, निर्जीव। एक तरफ आप लिख लीजिएगा सजीव और दूसरी तरफ क्या लिख लोगे, निर्जीव। अब पूछेगा कि बताइए दोनों में अंतर क्या है, तो क्या अंतर बताइए। तो पहला ये गति करता है, गति करता है ना, ये गति नहीं करता है ना। दूसरा भोजन की आवश्यकता होता है, भोजन की जरूरत होता है इसको, सजीव को, इसको भोजन की जरूरत नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरा जनन करता है, जनन मतलब क्या, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करता है, ये जनन नहीं करता, कोई दिक्कत। चौथा ये वृद्धि करता है, कौन, सजीव, ये वृद्धि नहीं करता। पांचवा ये उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन मतलब अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है, ये नहीं करता। इससे और भी बहुत सारे अंतर हैं दोनों में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब पूछेंगे बताइए सजीव कौन कौन है, तो हम लोग सजीव, हम लोग ये सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं। पेड़ पौधे सजीव है, ठीक है, हम लोग सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है, जानवर लोग सजीव है, चिड़िया, मछली, जो जमीन पे रहने वाले जीव है जैसे सांप है ना, खरगोश, ये सब जो भी जीव जंतु है वो सब सजीव आते हैं। और ये जो मार्कर आपको दिख रहा है क्या है, निर्जीव है। क्यों, ये बढ़ता है क्या, अगर बढ़ता तो पता चलता है कि मास कितना बड़ा खरीद के लाया है तो 2 महीना बाद इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है नहीं। ये अपने जैसे बच्चे को भी नहीं करता है, करता है। अगर हम ये खरीद के लाते हैं, अगर अपने जैसे बचत तो करता है तो होता है कि एक समय में बहुत सारा मेरे पास हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्या है, निर्जीव है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, पेड़ पौधे तो चलते नहीं है, तो उसको सजीव कैसे बोलेंगे। देखिए पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, बिल्कुल कहना आपका सही है, लेकिन होता है उसका जो पार्ट का, शरीर का जो अंग होता है वो गति करता है। जैसे जड़, पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना।
तो वो क्या हो गया, सजीव हो गया। उसका कुछ पार्ट जो है, शरीर का पार्ट है, वो गति करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सजीव हो गया। अगर ये भी आप बोल सकते हो सर पेड़ पौधे भोजन तो खाते नहीं है, तो वही तो बताएंगे, वो हम यहाँ पर बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम। कहाँ चलते हैं, जैव प्रक्रम की ओर। जैव प्रक्रम कहते हैं किसको, ध्यान से सुनिएगा, एक बात आपको याद हो जाएगा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सारी क्रियाएं, क्या जैव प्रक्रम हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक जो है जैव प्रक्रम हो, ध्यान से सुनिएगा क्या किसको बोलते हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है जीवों का अनुरक्षण, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ आया। अब अनुरक्षण का मतलब क्या होता है सर, अनुरक्षण का मतलब क्या है ना, कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अस्तित्व बना के रखता है पृथ्वी पे। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बना के रखता है, अपने आप को बचा करके रखता है, उसी को बोलेंगे जैव प्रक्रम। जैसे में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि और भी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग 4 को भी पढ़ना है ना, तो ये 4 को हम लोग एग्जाम्पल में बना लेते हैं। आया सुंदर, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए जैव प्रक्रम किस कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसको बोलेंगे जैव प्रक्रम। फॉर एग्जाम्पल पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो है पोषक तत्व है। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व होता क्या है, तो पोषक तत्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पोषक तत्व होता क्या है। पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है। पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी को बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। ये हमको मिलता है कहाँ से, ये हम लोग को मिलता है भोजन से। कहाँ से मिलता है, भोजन से। और जैसे में क्या क्या होगा, तो जैसे में आपको हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। आया। तो पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, उसी को क्या बोलेंगे, पोषक तत्व, ठीक है। अब पोषक तत्व होता कौन है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारा क्या है, पोषक तत्व है। कोई दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पोषक तत्व के आधार पर जो भोजन होता है, भोजन को लोग 3 भाग में बांटे। कितने भाग में, 3 भाग में। पोषक तत्व के आधार पर भोजन को 3 भाग में बांटे। पहला ये हो गया, दूसरा में ये दोनों आ जाता है, और तीसरा में ये आ जाता है, ठीक है। पहला को बोलते हैं शरीर निर्माता भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर निर्माता, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। दूसरा होता है ऊर्जादायक, एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जादायक, एनर्जी गिविंग फूड। और तीसरा जो होता है रोग निरोधक, मतलब रोगों से बचाने वाला। आया समझना। तो वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलेंगे शरीर निर्माता। वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलेंगे शरीर निर्माता। ये क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो टूटे फूटे अंग होते हैं, टिश्यू होते हैं, टूटा फूटा जो भी उत्तक होता है उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन। हमारे शरीर की वृद्धि करने का काम कौन करता है, प्रोटीन। आया समझ में। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दूध, मांस, मछली, दाल, अंडा, ये सब में आपको प्रोटीन मिलता है। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊर्जादायक भोजन। ऊर्जादायक भोजन किसको बोलेंगे, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगा। वैसा भोजन जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी, ऊर्जा। अब किससे मिलता है, उस भोजन से मिलता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है उसी से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जैसे
तो कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और वसा किसमें रहता है, तो वसा होता है तेल वाले पदार्थ, तेल वाले पदार्थ का मतलब मक्खन, सरसों या अभी जो तेलहन है, मूंगफली, ये सब में क्या पाया जाता है, वसा। ये सब हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी मिलता है। अगला जो है वो है विटामिन और खनिज लवण वाला, विटामिन और खनिज लवण वाला जिसको बोलते हैं रोग निरोधक भोजन। ये हम रोगों से बचाता है, हम लोग को क्या करता है, रोगों से बचाता है। ये कहाँ पर मिलेगा, तो हरी सब्जियां, फल, दूध, ये सब हम लोग को क्या मिल जाएगा, विटामिन मिलेगा और खनिज लवण मिलेगा। तो समझ में आया। तो ये था अभी आपका, पर ये क्या था, पोषक तत्व और भोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण और प्रकार। इसलिए पोषण क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। दोस्तों साफ करके मिलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण और पोषण के प्रकार, ठीक ना। अभी प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पोषण और पोषण के प्रकार। तो देखिए पोषण होता क्या है, बताते हैं आपको डिटेल से, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से बोल रहे हैं आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए ये सबका, तो नोट्स चाहिए, इसका वीडियो पहले बन चुका है, आप वहां से नोट्स ले सकते हो। वहां पर बहुत ही अच्छा नोट्स बनाकर तैयार किया गया है, आप वहां से देख करके लिख सकते हो, नोट अपना बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए पोषण है, पोषण और उसके प्रकार। तो बताते हैं पोषण होता क्या है। ऐसे पोषण दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं स्वपोषण और दूसरे बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं, परपोषण। इसी को एक और नाम है विषम पोषण, विषम पोषण। तो पहले समझिए जैसे पोषण होता क्या है ना, तो वह विधि, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को क्या करता है, प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को बोलेगा पोषण। क्लियर हुआ नहीं। वह विधि जिसके द्वारा जीव क्या करता है, पोषक तत्व को प्राप्त करता है, पोषक तत्व को प्राप्त करता है, इसको प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग भी करता है, प्राप्त करता है और उपयोग करता है, तो इसको बोलेंगे पोषण। क्लियर हुआ। तो पोषण कैसे करते हैं, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को बोलेंगे पोषण। अब पोषण होते हैं कितने प्रकार से, तो पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब कहेंगे सर स्वपोषण किसको बोलेंगे, तो सर पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, अपने आप बना लेगा, उसको बोलेंगे स्वपोषण। समझ में आया। अब परपोषण किसको बोलेंगे, तो इसी का जस्ट उल्टा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं बनाता है, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाएगा, उसको बोलेंगे परपोषण। समझ में आया ना। तो बोलिए पोषण किसको बोलते हैं, तो सर वह विधि जिसमें जीव क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व ये बताया था ना, पोषक तत्व नहीं बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब क्या है, हमारा पोषक तत्व है। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को क्या करता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, उसी को बोलेंगे पोषण। ये दो प्रकार के स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसको बोलेंगे, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको बोलेंगे स्वपोषण, ठीक है ना। और ऐसा करने वाला दुनिया में बस एक ही चीज है ही, कौन है वो, तो वो है पेड़ पौधे। कौन है जी, पेड़ पौधे। ऐसा करने वाला सिर्फ पेड़ पौधे है, और जो पेड़ पौधा है ना, तो इसको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। मतलब वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसको बोलेंगे स्वपोषी, ठीक है। और वह जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेगा, उसको बोलेंगे परपोषी। क्या बोलेंगे, परपोषी। वह जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, स्वयं नहीं बनाता है, उसको बोलेंगे परपोषी। जैसे हो गया मनुष्य, हम लोग भी तो अपना भोजन क्या करते हैं,
दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, करते कि नहीं, पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त करते हैं ना जी। पेड़ पौधे से जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, ये सबको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से। दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, जानवरों से। तो हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से भी और जानवरों से भी। तो हम लोग क्या होगा, परपोषी। समझा? कोई पूछे बताइए जरा मनुष्य कैसे परपोषी है, तो बता दीजिएगा कि नहीं। क्योंकि सब मनुष्य जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो अपना भोजन किससे लेता है, पेड़ पौधों से और जानवरों से। इसलिए मनुष्य क्या हो गया, परपोषी। क्लियर हुआ? मनुष्य से नहीं जी, जितने भी जंतु है, पेड़ पौधे को छोड़ करके जितने भी जंतु है सभी किसमें आ जाते हैं, परपोषी। ठीक है, सब कौन सा पोषण करते हैं, परपोषण। इसी को बोलते हैं विषम पोषण। इसको परपोषी को विषम पोषी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया, इतना क्लियर है। अब ये जो परपोषण है, परपोषण, ये परपोषण होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के परपोषण होते हैं, 3 प्रकार के। एक का नाम आपका क्या है, तो सर एक का नाम है मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है सर परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरे का क्या नाम है, तो तीसरे का नाम है प्राणी संपोषण। क्या नाम है, प्राणी संपोषण। एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मृतजीवी, मृत का मतलब होता है मरा हुआ। मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ। तो वैसा पोषण, पर पोषण, ये पर पोषण है ना, तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत, मृत माने मरा हुआ, या सारे गले जीवों से, सारे गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। समझ में आया? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत माने मरा हुआ या सारे गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। जैसे वैसा, तो जैसे में होता है कवक। कौन, कवक, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब क्या आते हैं, मृतजीवी करते हैं। ये लोग हम लोग बोलते हैं मृतजीवी। तो मृतजीवी किसको बोलेंगे सर, तो वह जीव, मृतजीवी किसको बोलेंगे, तो वह जीव जो मरे हुए या सारे गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, मृतजीवी। आया? मृतजीवी पोषण बोलेगा तो बोलिएगा कि पोषण की वह विधि या पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत या सारे गले जीवों से भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। अब पूछा कि बताइए मृतजीवी किसको बोलते हैं, तब वह जीव, मृतजीवी कोई जीव होगा ना, कोई जानवर होगा ना, तो मृतजीवी किसको बोलेंगे, वह जीव जो सारे गले या मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे मृतजीवी। और एक और बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, मृतजीवी को हम लोग बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर। आया समझ? मृतजीवी को क्या बोलते हैं लोग, डिकम्पोजर, अपघटक। ठीक है, तो सर ये हम लोग जरूरी है। देखिए इसका भी बताते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन है, वो भी बताते हैं। पूछा जाए क्वेश्चन, तो बताइए अपघटन, अपघटक जो है हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है, तो सर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं, उसको खत्म करने का काम कौन करते हैं, अपघटक। आप देखोगे घर के आसपास कहीं कुत्ता बिल्ली मर जाता है, तो उसको ये क्या करता है ना, अपघटक जो होता है जीवाणु या कवक उसमें लग जाता है, धीरे धीरे लग जाता है, और उसको धीरे धीरे सुराख गला के क्या करता है, खत्म कर देता है। तो खत्म कर देता है, मेरा इन्वायरमेंट को, मेरा वातावरण को क्या करता है, साफ कर देता है कि नहीं कर देता, साफ सुथरा कर देता है। साथ ही साथ ये जो अपघटक है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा देता है, क्योंकि जहां पर सराग आके खत्म किया वहां की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग फायदेमंद है कि नुकसानदेह, क्या है, फायदेमंद है। आया समझ में नहीं आया, आया ना, कोई दिक्कत? तो ये मृतजीवी क्लियर हुआ। किसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण, मृतजीवी किसको बोलते हैं, अपघटक किसको बोलते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, समझ आ गया? अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला पार्ट जो इसका नाम है परजीवी पोषण। तो पर बने होगा दूसरा, ध्यान से लिखिएगा, आपको आंसर क्वेश्चन में लिखिएगा, मृत बने मरा हुआ, पर बने क्या होता है, पर बने होता है दूसरा, क्या होता है, दूसरा होता है ना, अपना का पराया है ना, पराया बने दूसरा का, तो पर बने होता है दूसरा। तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में आकर, संपर्क में अस्थाई या फिर अस्थाई
रूप से रहकर भोजन प्राप्त करता है। नहीं समझाया ना? देखिए, पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है ना दूसरे जीवों के कांटेक्ट में जाएगा, दूसरे जीवों के संपर्क में जाएगा और उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। आया, ये जो संपर्क में गया ना, ये या तो अस्थायी रूप से होगा या अस्थायी। अस्थायी में परमानेंट, अस्थायी में टेम्पोररी। जैसे मच्छर जो होता है वो हम लोग के कांटेक्ट में आता है, परमानेंट आता है क्या? अस्थायी रूप से आता है, हम लोग के पास आया, अपना भोजन लिया, अभी चल गया। परमानेंट आ रहेगा तो मरा ना जाएगा, इसीलिए है ना वो भाग जाता है। तो मच्छर क्या कहलाएगा? परजीवी। जो इस तरह से भोजन करेगा ना उसको बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। समझ आ रहा है? मच्छर क्या कहलाएगा? परजीवी। अच्छा, मच्छर किससे भोजन लिया? हमसे ना। तो जिससे भोजन लेता है उसको बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं? पोषी, होस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट, पोषी। आया समझ में? जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है परजीवी उसको बोलेंगे पोषी। जैसे एग्जाम्पल और जोंक को देखे होंगे आप लोग, जो हमारे पैरों में कहीं चिपक जाता है, पानी में रहता है, या जानवरों में चिपक जाता है। तो जानवर से जोंक क्या करता है? भोजन अपना प्राप्त करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो भोजन प्राप्त किया कौन? जोंक ना जी। तो जोंक क्या कहलाएगा? परजीवी। और वो जो जानवर वो क्या कहलाएगा? पोषी। समझाया? तो जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं पोषी। कुछ क्या बताइए, पोषी किसे कहते हैं? तो जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलेंगे? पोषी। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या फिर तरल, ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे है, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या फिर तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। आया समझा? उसको बोलेंगे प्राणी संपोषण। जैसे हम लोग हम लोग भोजन जो खाते हैं, हम लोग का भोजन होता है क्या? ठोस और तरल होता है ना। गैस भी होता है क्या? हम लोग गैस से खाते हैं क्या? ठोस और तरल होता है कि नहीं? जो रोटी चावल ये सब जो भी खा रहे हैं ठोस होता है। दूध, पानी ये सब क्या होता है? जूस ये सब क्या होता है? तरल होता है ना। तो हम लोग का भोजन हुआ कि नहीं हुआ? तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसको बोलेंगे प्राणी संपोषण। यानी और जो ये भोजन करेगा उस जीव को बोलेंगे प्राणी संभोजी। क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी। मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसको बोलेंगे प्राणी संभोजी। जैसे में मनुष्य, जैसे में क्या हो जाएगा? मनुष्य, या और भी जितने भी जंतु दिख रहे हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या हो गए? प्राणी संभोजी कहलाएंगे। अमीबा भी, अमीबा जो होता है ना, देखिए अगला टॉपिक है आगे अमीबा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अमीबा भी प्राणी संभोजी जीव है। तो आया समझ में पोषण के प्रकार आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक आपका है प्रकाश संश्लेषण। हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण को लेकर बहुत लंबा टॉपिक बनाया। इतना लंबा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। आप ध्यान से देखना, सब के सब आपको बात समझ में आ जाएगा। तो होता क्या प्रकाश संश्लेषण? तेरा प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो बोलेंगे कि वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। याद हुआ? बहुत ईजी ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा हम बात कर सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को बोला जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आया समझ में? अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज चाहिए, परिभाषा तो हम बता रहे हैं आपको प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब इसका पूछता है कि रासायनिक समीकरण लिखे, तो रासायनिक समीकरण ये है, ये आपको लिख लेना होगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये वाला है, आपको ये लिख लेना होगा। रासायनिक समीकरण को देखकर इसमें इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बोलते हैं जल, परहरित जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। जो पेड़ पौधे का यही भोजन है, ये ग्लूकोज हो गया। और ये ऑक्सीजन बनता है जो पेड़ पौधे क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण पूछा तो ये आपको
लिख लेना है, कोई दिक्कत। अब इस समय पूछा जाता है क्या कि कच्ची सामग्री क्या क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए किन पदार्थों का होना जरूरी है, क्या क्या चाहिए तब जाकर प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। तो 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? देखिए कच्ची सामग्री हम बता रहे हैं अभी आपको, कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो 4 चीजें होना जरूरी है। क्या क्या? तो सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरा देखिए जल, इसको बोलते हैं ना जल। तीसरा क्या होना चाहिए? पर्णहरित। आया समझ? जो यहाँ पर लिखा हुआ याद करने की कोई जरूरत नहीं, अब भी आपको याद जाएगा। तीसरा क्या चाहिए? पर्णहरित, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। और चौथा जो है वो हमको चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब कोई पूछे तो बताइए ये चारों चीज पेड़ पौधे कैसे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। किससे? वायुमंडल से। किसके द्वारा? तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं स्टोमाटा के द्वारा। अब ऐसा स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या होता है? तो पत्तियों में जो छिद्र होता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे बोलते हैं स्टोमाटा। ऐसा आया नहीं है? पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। इसी छिद्र के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। आया? दूसरा है जल। जल किससे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे का जो जल होता है ना, जल के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किससे? जल द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहां से? मिट्टी से। आया समझ में? पर्णहरित तो पत्तियों में होता है। पर्णहरित कहां होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। और एक सूर्य का प्रकाश पता ही है, सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्त करेंगे? चांद से प्रकाश प्राप्त करेंगे। क्या? सूर्य से ही तो प्राप्त करेंगे, नाम ही सूर्य का प्रकाश। ये प्राप्त कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। अब पता है ये सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने का, अवशोषित करने का काम कौन करता है? हरित द्रवक। ये याद रखिएगा, हरित द्रवक जो है ना, यही जो है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। अगर हरित द्रवक नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हरित द्रवक रहेगा ही नहीं। तो सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे को पड़ेगा, लेकिन पेड़ पौधे उसको पकड़ पाएगा? उसको यूज कर पाएगा? नहीं। उसको यूज करने का काम कौन करता है? हरित द्रवक। ये हरित द्रवक जी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। तो समझ में आया आप प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों का होना जरूरी है? 4 चीजों का। कौन कौन? ये चारों चीज आपको कर लेना है। आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कच्ची सामग्री को समझ गया, चलिए क्रिया विधि की ओर, है ना। इससे पहले एक बात बताते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें उपोत्पाद में बाई प्रोडक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है जी? तो बाय प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन, जिसका यूज कौन करते हैं? हम लोग कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देता है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए उपोत्पाद रूप में प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ऐसा है। अब पेड़ पौधे जो भोजन बनाया जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, पेड़ पौधे भोजन बनाया ना ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज सब अपने आप खा जाता है? बनाया खा पका गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे जो भी भोजन बनाते हैं उसका कुछ भाग ही वो लोग यूज कर पाते हैं, सभी को यूज नहीं कर पाते। तो कुछ भाग यूज करने के बाद जो बच जाता है उसको बाद कचरा में नहीं फेंक देते हैं, उसको वो स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? जमा करते हैं। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ये याद रखिएगा कि पेड़ पौधे जो है एक्स्ट्रा जो उसका ग्लूकोज है पेड़ पौधे का, वो किस रूप में जमा होता है जी? स्टार्च के रूप में जमा होता है। कहां पर? तो पेड़ पौधे के अलग अलग भागों में, जैसे जड़ में, तना में, फल में, बीजों में, ये सब जगहों पर और भी कई जगहों पे क्या करते हैं? पेड़ पौधे का भोजन को जमा करते हैं, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। करते नहीं? कुछ पौधे का जड़ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जैसे गाजर, मूली। कुछ पौधे का हम लोग तना भी खाते हैं, नहीं, जैसे गन्ना। कुछ पौधे का फल भी खाते हैं, कुछ पौधे का बीज भी खाते हैं। ये सब क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन को किस रूप में जमा करते हैं? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। आया समझे ना। और वही जो मनुष्य है, मनुष्य में जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना, तो मनुष्य में जो एक्स्ट्रा फूड है वो जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन। मनुष्य क्या, जो भी जंतु हुआ, जंतु में एक्स्ट्रा फूड किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आया? ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे को पढ़ना क्रिया विधि। क्या पढ़ना हमको? क्रिया विधि।
तो क्रिया विधि हम कर लेते हैं कि क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या क्या है सर। तो प्रकाश संश्लेषण जो है 3 स्टेप में पूरा होता है, या इसको 4 स्टेप भी हम कर सकते हैं, अपने मर्जी से हम 4 स्टेप भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप में होता क्या है, पहला स्टेप में होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको कौन अवशोषित करता है, अभी बताया सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, हरित रंग ना। तब क्रिया में लिखी है कि सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा जी, अब बताइए तो जरा किसके द्वारा, हरित लवक के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, हरित लवक के द्वारा। आया समझ पहला पॉइंट, ये जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो गया। अब सूर्य के प्रकाश के एक चीज बताना भूल गए, सूर्य के प्रकाश को बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा। क्लियर हुआ, सूर्य के प्रकाश को क्या बोलेंगे, विकिरण ऊर्जा। दूसरा पॉइंट यही होता है, ये जो विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा वो चेंज हो जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये भी पूछ रहे बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विकिरण ऊर्जा को किस चीज में चेंज हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा। ये जो बना ना, ये रासायनिक ऊर्जा है। आया समझ में नहीं। और साथ ही साथ एक काम इसमें और होता है, क्या होता है, जल, जल कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है जल। जल में 2 चीज है, कौन कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जल में 2 चीजें ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जल जो है 2 भागों में हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझा यार, जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, टूटे ना, कोई दिक्कत। अब तीसरा पार्ट में क्या होता है ना कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब टूटा ना, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है। आया समझे ना। अब बच गया कौन, हाइड्रोजन बचा ना। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है जी, ग्लूकोज। आया समझे, यही क्रिया होता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में होता क्या क्या, तो पहला स्टेप में होता है कि सूर्य का प्रकाश का अवशोषण हरित लवकों के द्वारा। नहीं, दूसरा बात क्या होता है, तो विकिरण ऊर्जा, जो सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, और जो जल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। और यही जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा ना, उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को बाहर निकल जाता है। ये था क्रिया विधि। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसा 4 कारक है, कौन कौन कारक है, देखिए 4 कारक लिखते हैं। तापमान, दूसरा कौन है जी, तो दूसरा है जल। तीसरा कौन है जी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। और चौथा कौन है जी, तो चौथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ये 4 कारक है जिसे प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करता है, तापमान, जल, प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। एक मजे की बात बता, एक चारों याद रखने का एक ट्रिक है। क्या है कि चारों में उल्टा कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया, क्या बोलिए, देखिए समझ में आएगा। जब तापमान अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ ना, उल्टा वर्क नहीं हुआ। जब तापमान अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगा। उसी प्रकार जब जल की मात्रा अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार प्रकाश की तीव्रता जब अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश की तीव्रता जब कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, अधिक होगा। उल्टा करके बोलना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा हो, अधिक हो, तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। बस ये 4 पॉइंट याद रखना, तापमान, जल, प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। और चारों में वही याद रखना, ये जब अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, ये अधिक, प्रकाश संश्लेषण कम, मतलब सब में उल्टा करना। आया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है महत्व। सर क्यों जरूरी है सर, ये जो प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, तो उसके पेड़ पौधे के लिए जरूरी है क्या, नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधे के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी है। क्यों, एकदम सिंपल सा बात है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तभी जाके क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस, जो हम सभी का क्या है, जीवन का आधार है? जीवन का आधार के लिए आधार है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा तो हम और आप जीवित रह पाएंगे, या जो भी जानवर आप देख पा रहे हैं जीवित रह पाएंगे नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट,
प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब पेड़ पौधे को भोजन मिलता है। अब पेड़ पौधे को जब भोजन मिलता है तो शाकाहारी जंतुओं को भोजन मिलता है। अगर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो शाकाहारी जंतु भी जीवित नहीं रहेंगे, और जब शाकाहारी जंतु जीवित नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जंतु भी जीवित नहीं रहेंगे। तो इस पृथ्वी पर से जीवन का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जीवन रहेगा पृथ्वी पे? नहीं। तो पृथ्वी पर जीवन बना रहे उसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? बहुत ही जरूरी है कि नहीं जरूरी है? समझ में आया? आए कि नहीं? हम लोग को भी भोजन कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को भी भोजन मिलता है जानवर से और पेड़ पौधे से। और प्रकाश संश्लेषण जब होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण जब होगा ही नहीं तो पेड़ पौधे को भोजन मिलेगा ही नहीं, जानवरों को भोजन मिलेगा नहीं, तो हमको कहाँ से भोजन मिलेगा? तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इससे समझाया कि प्रकाश संश्लेषण जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अब बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लोगे? कोई पूछेगा तो बताइए प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, तो बता दीजिएगा ना। क्योंकि इसी क्रिया द्वारा हम लोग को क्या होता है? जो जीवन का आधार ऑक्सीजन का स्रोत मिलता है। वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है ना। वायुमंडल गैसों का संतुलन बना रहता है। और भी जितने भी जीव जंतु है सभी को भोजन का स्रोत मेन कौन है? पौधा ही है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधा सीधी या टेढ़ा टेढ़ी, लेकिन लोग पेड़ पे ही डिपेंड करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते डिपेंड। अनाज मिला, गेहूं चावल मिला तो डायरेक्ट हम लोग पेड़ से लेंगे, लेकिन मांस मिला वो पेड़ से नहीं मिला। मांस पेड़ से ही मांस मिला। कैसे? तो मांस मिलता है, मान लीजिए हम बकरी का मांस खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, भेड़ खाते हैं, तो भेड़ और बकरी को चारा कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से ही ना। तो पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो वो सब रहेगा, तो नहीं रहेगा तो हमको मांस नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग भोजन के लिए क्या पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है सब लोग। तो इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है जो बीबीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ये मेसोफिल। वैसे मेसोफिल होता क्या? तो प्रकाश संश्लेषण पूछेगा कि बताइए कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो सब पत्तियों में होता है। सब पत्तियों में कहाँ होता है? तो पत्तियों में मेसोफिल, पत्तियों में मेसोफिल उत्तक में होता है। आया समझ में? पत्तियों में मेसोफिल जो उत्तक होता है ना, इसी में होता है। इसी के अंदर पाया था क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर क्या पाया था? क्लोरोप्लास्ट। आया कि नहीं आया समझ? तो यही है मेसोफिल। पूछे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? तो पत्तियों में मेसोफिल उत्तक में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? अब भोजन पेड़ पौधे का कहाँ बनता है? पत्तियों में ना जी। भोजन पेड़ पौधे का कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो पेड़ पौधे का रसोई घर कहलाता है पत्ती। रसोई घर बोलिए या फिर इसको फूड फैक्ट्री बोलिए, फूड फैक्ट्री। ऐसे है ना। भोजन का कारखाना, तो भोजन का कारखाना या ये पेड़ पौधे का रसोई घर किसको बोलेंगे? पत्तियों को। आया कि नहीं आया? आया। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए एक ऑब्जेक्टिव और है। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे छोटा इकाई होता है क्लोरोफिल। सबसे छोटा इकाई होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग। अभी अंग के अंदर है ना, तो इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्या बोलेंगे? अंगक। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी इकाई। आया? तो पूछेगा पता है प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल को। ठीक ना। अब बहुत सारा क्लोरोफिल किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट ना। तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। हो गया? तो ये था प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। तो चलिए इसको साफ करके आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ना है अमीबा में पोषण। जो अगला टॉपिक है अमीबा में पोषण, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? फिगर देख के ही समझ जाएंगे। इसका इतना इजी फिगर है, इतना इजी आंसर है कि ऐसे समझ लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अमीबा होता क्या है। तो सर अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। याद हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ से एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय उसको बोलते हैं जो एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय उसको बोलते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हम और आप, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, ये सब बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए, एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन अमीबा जो है वो एक कोशिका का बना हुआ है, इसलिए अमीबा को क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। को दिक्कत? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार यानी आकृति, ठीक है, आकृति भी लिख सकते हैं। इसकी जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता। अब मन सवाल सर इसका आकृति निश्चित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण, उत्पादों के
बनने और बिगड़ने के कारण। नहीं समझ में आएगा फिर से समझाते हैं। अमीबा एक एकोशिकीय जीव है, ठीक ना, इसकी आकृति निश्चित नहीं होता क्योंकि इसमें लगातार हमेशा कुटपाट जो होता है वो बनते रहता है और बिगड़ते रहता है। अब कुटपाट क्या होता है सर, इसी को बोलते हैं कुटपाट। जो ये उंगली जैसा रचना दिख रहा है ना, दिख रहा है उंगली जैसा रचना, ये सब उंगली जैसा रचना दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कुटपाट या फिर बोलते हैं पाड़ा। इसको कुटपाट बोलते हैं, क्या हम लिखते हैं कुटपाट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं पाड़ा। आया समझ में? तो ये कुटपाट और पाड़ा जो हमेशा बनते और बिगड़ते रहता है, इसी कारण इसका आकार निश्चित नहीं था। जिसको फिगर बनाना बहुत ईजी है, आप ऐसे ऐसे कर दो ये अमीबा बन गया। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो कोई पूछे बताइए अमीबा का आकार निश्चित क्यों नहीं होता, आकृति निश्चित क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें हमेशा कुटपाट बनते और बिगड़ते रहता है। और यही जो कुटपाट है ना, यही अमीबा का क्या कहलाता है? प्रचलन अंगक। क्या कहलाता है? प्रचलन अंगक। आया समझे ना? तो अमीबा का प्रचलन अंगक किसको बोलते हैं? कुटपाट को। क्लियर हुआ? अब ये क्या होता है, तो इसका भोजन में जाने से क्या होता है? भोजन इसका होता है शैवाल, बैक्टीरिया। इसका भोजन क्या क्या होता है जी? शैवाल होता है, बैक्टीरिया होता है, डायटम होता है, और भी एकोशिकीय जो जीव हुआ ना वो सब इसका भोजन होता है। तो जब भी कोई भोजन इसके करीब होता है, ध्यान से सुनिएगा एक बार याद रखिएगा, जब भी कोई भोजन, मान लीजिए भोजन है, जब भी कोई भोजन अमीबा के करीब होता है तो अमीबा क्या करता है? इसके चारों कुटपाट बनाना शुरू कर देता है। देखिए कुटपाट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है कुटपाट। ये कुटपाट धीरे 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 उसको चारों से जाके क्या करता है? घेर लेता है। देखिए घेर लिया क्या है ना? जब ये कुटपाट भोजन को घेरता है तो बनता है क्या? भोजन रसदानी। क्या बनता है? भोजन रसदानी। अब भोजन रसदानी में क्या क्या होता है? तो भोजन होता है, अब भोजन के साथ क्या होता है? जल होता है। आया समझ में? भोजन रसायन में क्या क्या होता है? भोजन और जल। तो सर इसमें जल कैसे आ गया? तो सर अमीबा होता है जल में। कहाँ होता है? जल में। तो जल में जब वो भोजन को घेरेगा तो साथ में जल भी तो घेरा जाएगा ना। तो वही क्लियर हुआ? तो फिर से बोलते हैं कि जब भी कोई भोजन अमीबा के बगल में होता है, समीप होता है, तो इसके चारों ओर क्या करता है? कुटपाट बनाना शुरू कर देता है। ये जो कुटपाट है आगे बढ़कर धीरे धीरे इसको घेर लेता है तो जाके बनता है भोजन रसधानी, जिसे भोजन तो होता ही है, साथ में क्या होता है? जल भी होता है। आया? अभी भोजन रसायन बनकर तैयार हो गया। इसी में क्या करता है ना, अमीबा जो है एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एंजाइम्स। इसमें अमीबा जो एंजाइम छोड़ता है, ये एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। पचा हुआ भोजन चला जाता है कोशिका द्रव में। कहाँ चला जाता है? कोशिका द्रव। मतलब पचा हुआ जो भोजन है, पचा हुआ भोजन वो चला गया कोशिका द्रव। कहाँ चला गया? कोशिका द्रव। और जो अपचा भोजन है, पचा हुआ भोजन चल गया कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव से फिर पूरे शरीर में, कोशिका द्रव के बाद फिर कहाँ चल गया? पूरे शरीर में। हम लोग का भी जो भोजन पचता है तो हमारे पूरे शरीर में जाता है कि नहीं जाता है? पूरे शरीर में ब्लड के साथ दौड़ता है ना जी। तो ऐसा ही पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में चल जाता है कोशिका द्रव के बाद। लेकिन जो अपचा भोजन उसको क्या शरीर में रखा रहेगा? हम लोग शरीर में ही रखते कि बाहर निकालते हैं। तो अपचा भोजन में क्या करता है ना, एक कहीं पर छोटा सा छिद्र बनता है अस्थायी, और छिद्र से इसको बाहर फेंक देता है। छिद्र से इसको क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। ये छिद्र अस्थायी होता है, मतलब थोड़े देर के लिए, फिर ये छिद्र अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आया समझ में? अगर यह छिद्र बंद नहीं होता तो पता क्या चलता है कि पूरे शरीर में छेड़े छेड़े हो जाता है। जब अपचा भोजन बाहर निकलता है वो छेद बनता, फिर अपचा भोजन बाहर निकलता है छेद बनता, ऐसा ना? तो ऐसा नहीं होता। जब भी अपचा भोजन बाहर निकलता है तो एक छेद बनता है, उस छेद से बाहर निकल लिया, उसके बाद छेद अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आया? यही था अमीबा में पोषण। समझ नहीं आया? क्या क्या पढ़े? तो सर अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका का बना हुआ है। तो ठीक है। दूसरा, इसकी आकृति निश्चित नहीं होता क्योंकि इसमें हमेशा कुटपाट बनते और बिगड़ते रहते हैं। कुटपाटों को बनने बिगड़ने के कारण इसकी आकृति निश्चित नहीं होता। इसका भोजन होता क्या क्या है? शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम और भी एकोशिकीय जो जीव है इसका भोजन होता है। नहीं, जब ये भोजन इसके करीब होता है तो इसके चारों क्या करता है? ये कुटपाट बनाता है। क्या बनाता है? कुटपाट बनाता है। ये कुटपाट धीरे धीरे भोजन को क्या करता है? घेर लेता है, और घेरने के बाद क्या बनता है? भोजन रसदानी। क्या बनता है? भोजन रसदानी। फूड वैक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। भोजन रसदानी बन गया जिसमें भोजन और जल दोनों होता है। आया समझे ना? भोजन और जल दोनों होता है। अब इसमें एंजाइम छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? एंजाइम। इस भोजन रसदानी में एंजाइम छोड़ा जाता है। ये एंजाइम होता है पाचक द्रव्य होता है, भोजन को पचाने वाला। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है, पता कि नहीं? हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचा देते हैं। जो पचा हुआ भोजन है वो जाते हैं कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव से फिर पूरे
शरीर में, उसका तरफ से भी पूरे शरीर में चला जाता है। और जो अपचा भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए एक टेम्पोररी छिद्र खुलता है। क्या खुलता है? एक टेम्पोररी छिद्र, अस्थायी छिद्र खुलता है। उस छिद्र से अपचा भोजन को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आया समझा? इस प्रकार मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो फिर से बोल रहे हैं, ये सबका वीडियो बन चुका है। हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अगला बार फिर से रिवीजन करेंगे श्वसन का। श्वसन का भी वीडियो बन चुका है, परिवहन का भी बन चुका है, उत्सर्जन का भी बन चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए, आप चाहते हो कि हम अच्छा खासा नोट्स बना लें, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या करें, तो क्वेश्चन आंसर का भी, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा जरूर। वो वीडियो में पूरा नोट्स बनकर तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा मेमोरी फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का आहार पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र इसी को बोलते हैं आहार। मनुष्य का पाचन तंत्र इसी को बोलते हैं आहार। इसमें कौन कौन सा भाग है सर? तो सबसे पहले होता है मुख गुहा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा, जिसमें क्या क्या होता है जी, दांत होता है सर, जीभ होता है सर, और क्या होता है सर, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। कितना? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। समझ आया? इसके बाद होता है ग्रसनी। इसके बाद क्या होता है, ग्रसनी। इसके बाद होता है क्या सर, इसके बाद होता है आमाशय। क्या होता है, आमाशय। इसके बाद क्या होता है सर, छोटी आंत। इसके बाद क्या होता है सर, बड़ी आंत। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? अब बारी बारी से सबको बताएंगे, पहले समझ लीजिए। ठीक है ना? तो पूछेगा बताइए हमारे मनुष्य का पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन कौन है? तो मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सर इतना ही है और कुछ है? हाँ सर, ये बहुत सारा है। ये तो मेन पार्ट हुआ। इसके अलावा अग्न्याश है, लीवर, और भी बहुत सारे क्या होते हैं ना, ग्रंथियां होते हैं। ठीक है ना? वो सब ग्रंथियां भी इससे जुड़ा होता है। ठीक है, वो सब ग्रंथियां इससे जुड़ा होता है। उसी से पाचक ग्रंथ जो बोलते हैं एंजाइम निकलता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो लोग मेन पार्ट पर जानेंगे ना। तो सबसे पहले जानेंगे मुख गुहा। देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र का मुख्य जो भाग है ये सब है, इतना लिख लोगे। इसके लिखने के बाद शुरू करोगे पहला पार्ट मुख गुहा। अब मुख गुहा में होता है क्या, देखिएगा मुख गुहा में दांत, जीभ और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जो बात बता रहे ध्यान से सुनिएगा, दांत, जीभ और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। दांत मनुष्य में 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तिलक, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। याद हुआ? कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। चारों का अलग अलग प्रकार का काम है। आप ध्यान से जब अपना दांत देखोगे तो देखोगे कुछ दांत आपको चौड़ा चौड़ा दिखेगा, कुछ नुकीला दिखेगा, कुछ ये ऐसा चौड़ा दिखेगा। ठीक ना? तो सबका अलग अलग काम है। कुछ दांत क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। कुछ दांत जो भोजन को चूर चूर करने का काम करता है। कुछ भोजन को काटने का काम करता है। ऐसे कहने का मतलब है कि दांत का काम क्या है, भोजन को महीन महीन टुकड़ों में बदल देना। समझ आया? दांत क्या करता है, भोजन को महीन महीन टुकड़ों में बदल देता है। अगर महीन महीन टुकड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा हम रोटी का निवाला खाते हैं, उतना बड़ा नीचे जाएगा तो सही से पच पाएगा? नहीं पच पाएगा। कभी आप जड़ी भाजी का खाना खाते हो तो सही से चबाते नहीं हो, और जब सही से चबाते नहीं तो नहीं कहते मम्मी बड़ी पेट में दर्द हो रहा है। तो कैसे दर्द हो रहा है, वो उसी का दर्द हो रहा है। ठीक है ना? तो यही होता है। तो दांत का क्या है, भोजन को महीन महीन टुकड़ों में बदल देना। समझ आया? उसके बाद लाल ग्रंथि अपना काम करती है। लाल ग्रंथि क्या करती है, तो लाल ग्रंथि अपना लार छोड़ना शुरू करता है। क्या छोड़ना शुरू करता है, लार, जिसमें एंजाइम्स होता है, जिसमें एंजाइम्स होता है। ठीक ना? इसमें एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज। आया समझ ना? ये एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो कोई पूछे बताइए भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। यार हुआ? भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है जी, मुख गुहा से। क्लियर हुआ? किसके कारण, तो ये लाल ग्रंथि के कारण है ना। लाल ग्रंथि अपना लाल जो छोड़ा जिसमें एंजाइम्स होता है, वो भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है मुख गुहा से। ठीक है? अब ये जो जीभ है, इस लाल को क्या करता है, भोजन मस्ट मिलाता है, पूरा मस्ट मिलाता है भोजन में लाल को। अगर आपको देखना है तो चबाते चबाते उगल लीजिएगा हाथ में और देखिएगा उसमें लाल मिला हुआ होगा। ठीक है? तो ये जीभ जो होता है भोजन में लाल को मस्ट मिलाता है, ताकि मिलाएगा तभी तो भोजन का पाचन होगा। और उसके बाद जीभ क्या करता है, भोजन को निगलने में हेल्प करता है। तो कोई पूछेगा जीभ का क्या क्या काम है, तो भोजन में लाल को मिलाना और साथ में भोजन को निगलना। ऐसे बोलने में भी हेल्प करता है जीभ होता है। ठीक है? आया समझ? ये मुख में इतना सारा काम हुआ। मुख गुहा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़े, ये मुख गुहा कंप्लीट हुआ, मुख गुहा का काम कंप्लीट। अब एक चीज और बताना भूल गए, जीभ जो है ना, जीभ इसके ऊपर छोटा छोटा दाना दाना जैसा रचना होता है, जिसको बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं,
स्वार्कनीय, ये क्या करता है, स्वार को पहचानने का काम करता है। आया समझ में? जीभ के ऊपर जो छोटा छोटा दाना होता है, आप देखिएगा आईना में, तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाना होता है जिसको बोलते हैं स्वार्कनीय। ये जीभ क्या करता है, भोजन के स्वाद को पता लगाता है। ठीक है, अब भोजन का यात्रा शुरू हो चुका है। अब भोजन मुंह गुहा से चलेगा कहां पर, ग्रसनी में। ऐसे ना, तो ग्रसनी में भोजन को कोई काम नहीं होता, भोजन में कोई काम नहीं होता, भोजन यहाँ रुकता भी नहीं है। ठीक ना, ग्रसनी में कोई स्टॉपेज नहीं है भोजन का, ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ना, अब भोजन ग्रसनी से आगे बढ़ते हुए कहां जाता है, अमाशय। कहा, अमाशय। ये थैली जैसी रचना है। कैसे, क्या है, थैली जैसी रचना है। ऐसे में अमाशय क्या है, थैली जैसी रचना है जिसमें जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, जठर रस। आया समझे, अमाशय क्या है, थैली जैसी रचना जिसमें जठर रस निकलता है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्लस वसा, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। आया समझे, देखिए मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। अमाशय क्या है, थैली जैसी रचना है। ठीक है, थैली जैसी रचना है जिसमें जठर रस क्या होता है, स्राव होता है, स्रावित होता है, और इसमें प्रोटीन, भोजन में जो प्रोटीन होता है ना और वसा होता है ना, उसी का क्या होता है, पाचन होता है। कंप्लीट हुआ, तो भोजन का पाचन यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन और वसा का हुआ। इसके बाद जो भोजन बच गया, अभी भी और काम बाकी है। अब भोजन जाएगा अगला जंक्शन। अगला जंक्शन कौन है, छोटियां। नाम है छोटी लेकिन है सबसे बड़ा। तो बोलेगा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सबसे बड़ा भाग है सर छोटियां। सबसे बड़ा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है, छोटियां। तब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, हम जान रहे हैं कौन सा सवाल, कि सर सबसे बड़ा भाग है लेकिन नाम है छोटा, है ना? क्यों? क्योंकि इसका व्यास छोटा होता है। क्यों नाम इसका छोटियां है, क्योंकि व्यास छोटी होती है। व्यास मतलब मोटाई, इसकी जो मोटाई होती है ना, मोटाई क्या था, कम होता है, चौड़ाई कम होता है, ना व्यास छोटा होता है, इसलिए क्या नाम है, छोटियां। लेकिन है सबसे लंबा भाग। समझाया, छोटियां का नाम छोटी क्यों पड़ा, क्योंकि व्यास इसका क्या होता है, छोटा होता है। ये सबसे लंबा भाग, ये सब 3 भाग होता है। कौन, कितना भाग होता है, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और छोटिया का सबसे लंबा भाग है इलियम। छोटिया का सबसे बड़ा भाग कौन है, इलियम। ऐसा समझना, छोटिया का सबसे बड़ा भाग है इलियम। क्लियर हुआ? अब जो भोजन का पाचन है वो यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। तो भोजन का पाचन शुरू हुआ मुख गुहा में और समाप्त कहां पर होगा, समाप्त होगा छोटी आंत में। आया समझे, भोजन का पाचन कहां समाप्त होगा, छोटी आंत में, शुरू होगा मुख गुहा में। यहाँ पर भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। और जो पचा हुआ भोजन है वो ये इलियम है ना, इलियम में एक होता है बिलाई, एक नहीं बहुत सारा, ऐसा उंगली जैसा रचना होता है। ऐसा उंगली जैसा क्या होता है, निकला हुआ रचना होता है जिसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं, विलाई, या फिर इसी को बोलते हैं रसांकुर। रसांकुर, इसी को क्या बोलते हैं, रसांकुर। आया समझना, विलाई या फिर रसांकुर। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, यही बिलाई करता है। आया समझना। तो कोई पूछेगा बताइए भोजन, मनुष्य में पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो सर छोटी आंत का एक पार्ट है इलियम, छोटी आंत का एक भाग है इलियम, उसी में बिलाई करता है। रसांकुर जो होता है वही पचे भोजन का क्या कर लेता है, अवशोषण करता है। अब जो अपचा भोजन है वो आएगा कहां पर, बड़ी आंत में। अपचा भोजन है जो कहां पर आएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का भी 2 भाग होता है। बड़ी आंत के कितने भाग, 2 भाग। 2 भाग होता है बड़ी आंत का, एक होता है मलाशय, है ना, जिसको कोलन बोलते हैं, एक होता है रेक्टम। आया समझना। तो अपचा जो भोजन है वो बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आने के बाद होता क्या कि जो उसमें जरूरी वाला जो मिनरल होता है ना उसको अवशोषित कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, जो जरूरी और मिनरल उसको शोषित कर लिया जाता है, क्योंकि पाचन का काम यहीं पर खत्म हो गया। अब पाचन का काम बचा नहीं है। जो जरूरी मिनरल्स है, खनिज है, वो यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। अब बाकी गंदगी जो है मल के रूप में जमा हो जाता है। कहाँ पर, मलाशय में। कहाँ पर जमा होता है जी, मलाशय में। ठीक है, मलाशय में मल के रूप में ये अपचा भोजन जमा हो जाता है, जिसको हम लोग मल द्वारा, इसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। आया समझ, मल द्वारा शरीर के बाहर कर देते हैं। ये था मनुष्य का पाचन तंत्र। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर करना क्या है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनिए तुरंत हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर है क्या, तो पेप्टिक अल्सर मनुष्य के आमाशय में होने वाला घाव है। आमाशय जो है ना हम लोग का, ये आमाशय, ये आमाशय में होने वाला घाव है। क्यों, तो आमाशय में HCl होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो कोई पूछा बताइए पेप्टिक अल्सर होता क्या है, तो कभी कभी जब मनुष्य लंबे समय तक भोजन नहीं करता
ठीक है ना, या लंबे समय तक भूखा रह जाता है तो उसके अमाशय में तो कोई भोजन गया, अमाशय में जब भोजन कोई गया नहीं तो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को ही क्या करता है, गलाना शुरू करता है। अमाशय के अंदर की दीवार जो होता है ना उसको नष्ट करना शुरू हो जाता कर देता है, उससे उसमें घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? घाव। और उसी घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो जो अमाशय में घाव होता है ना, अमाशय में जो घाव होता है उसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पता चल गया कैसे होता है? तो सर इससे बचेंगे कैसे? तो अगर इससे बचना है तो आप नियमित समय से भोजन किया कीजिए। अगर आप नियमित समय से भोजन करते हो तो आपको पेप्टिक अल्सर का डर बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? पेप्टिक अल्सर आया कि पेप्टिक अल्सर किसको बोलेंगे? तो जब कभी लंबे समय तक मनुष्य भोजन नहीं करता है तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसके दीवार को नष्ट करना शुरू कर देता है, इससे उसमें घाव बन जाता है अमाशय में, उसी घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। इससे रक्त का भी स्राव होता है, खून भी बहना शुरू हो जाता है। आया समझे ना? अब अगला है दंत अस्थिक्षय। क्या है? दंत अस्थिक्षय। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं, कोई भी मीठा चीज, जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं जैसे चॉकलेट है सब, तो खाते हैं तो उसमें होता क्या है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर, जिसको बोलते हैं शर्करा। शर्करा मतलब चीनी। आया समझे ना? तो जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं तो उसमें होता है क्या है? शर्करा, शुगर होता है। वो क्या करता है ना, हमारे दांतों से चिपक जाता है ना, और जब हम साफ नहीं करते हैं, ये जो शर्करा है ना, इस पे बैक्टीरिया क्या करता है? रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है? अम्ल। क्या बनाता है? अम्ल। आ रहा समझ में? जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं तो हमारे दांतों से चिपक जाता है, और जब उसको साफ नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया उस पर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके बनाता है अम्ल। ये अम्ल दांतों को गलाना शुरू कर देता है। दांतों को क्या करता है? गलाना शुरू कर देता है। और दांत के ऊपर जो सबसे कड़ा हड्डी है, शरीर का सबसे कड़ा हड्डी होता है इनामेल। कौन होता है? इनामेल। याद हो गया? दांत के ऊपर सबसे कड़ा हड्डी कौन होता है? इनामेल। इसको भी ये नष्ट कर देता है, ये अम्ल इसको भी नष्ट कर देता है, जिससे दांत में छेद बन जाता है। उसी छेद को बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। आया समझे ना? उसी छेद को क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय। एक होता है दंत प्लाक, एक क्या होता है? दंत प्लाक। तो दंत प्लाक कहते हैं किसको? तो जब हम कोई चीज खाते हैं, जरूरी नहीं मीठा चीज, कोई भी चीज खाओगे ना तो मुंह से चिपक ही जाता है, दांत से चिपक ही जाता है। उसको जब साफ नहीं करते हैं तो उसका लेयर दांत के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, दांत के ऊपर एक लेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लेयर जब बहुत दिन के बाद क्या होता है? अस्थायी रूप से जम जाता है, हमेशा परमानेंट जम जाता है, उसी लेयर को बोलते हैं दंत प्लाक। आया समझना? अब अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो काम करता है। कितने काम करते हैं? दो काम। पहला, तो भोजन के साथ जो जीवाणु आता है ना, भोजन के साथ जो जीवाणु आता है, बैक्टीरिया आता है, इस जीवाणु को क्या करता है? मारने का काम करता है। आया समझना? अम्ल, हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो दो काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, कितने काम? दो काम। पहला काम, भोजन के साथ जो भी जीवाणु हमारे पेट में पहुंचा उसको क्या करता है? ये खत्म कर देता है, जिससे हम लोग रोगों से बच जाते हैं। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? दूसरा काम क्या करता है ना, तो भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। दूसरा, अम्लीय बनाने से क्या फायदा? अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस, अभी बताया ना जठर रस होता है अमाशय में, जठर रस क्या करेगा? जठर रस उसको पचा सके। ऐसे ना, अगर भोजन अम्लीय नहीं बनेगा तो जठर रस उससे काम नहीं कर पाएगा, जठर रस उस पर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो भोजन पच पाएगा सही से? नहीं। तो क्लियर हुआ अम्ल क्या क्या काम करता है? नहीं, अम्ल क्या काम करता है? भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, और दूसरा काम करता है भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस उसको क्या कर सके? पचा सके, उस पर काम कर सके। आया? एक और ऑब्जेक्टिव है कि हम बताएं थोड़े पहले कि मनुष्य के आहार का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटिया था ना, लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर। कौन है? लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। तो ये था आपका आज का टॉपिक पोषण, जो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या लेकर? अगले वीडियो में मिलेंगे श्वसन लेकर। क्या? श्वसन। तो अगर फिर से हम बोल रहे थे कि अगर आपको नोट्स चाहिए, सबका नोट्स चाहिए, तो सबका वीडियो पहले से बन चुका, हम बस रिविजन कर रहे हैं। अभी रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम का समय आ गया है ना, तो रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि नोट्स चाहिए तो मेरा पहले जो वीडियो बन चुका है उसको आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में श्वसन को लेकर। आज के इतना ही रह लेते हैं। थैंक यू।